हालातों से हारने वाला मत समझना, कि हालातों से हारने वाला मत समझना, अगर आज हवा तेरी है तो कल तूफान मेरा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। माय डियर फ्रेंड, पेंशन सीरीज का तीसरा सीरीज है और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे पेंशन बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो अपेंडिक्स 3A, अपेंडिक्स 2A एंड एलडीसी 70% के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो में स्टार्ट में बने रहिए और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पर आपको हर अपडेटेड से अपडेट किया जाता है। तो डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनपीएस। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन क्या होता है, स्कीम या सिस्टम, नेशनल पेंशन सिस्टम। एनपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल पेंशन सिस्टम। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, नेशनल पेंशन सिस्टम इज इफेक्टिव फ्रॉम, यानी नेशनल पेंशन सिस्टम कब से इफेक्ट में आया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 जनवरी 2004, यानी 1 जनवरी 2004 से न्यू पेंशन स्कीम लागू हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो है कि न्यू एंट्रेंट्स इन रेलवे सर्विस विल कम अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम। तो वो क्या हुआ, जो भी नए रिक्रूटमेंट होगा रेलवे में वो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएंगे, न्यू पेंशन सिस्टम में आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली। ठीक है, नेक्स्ट, नेशनल पेंशन सिस्टम इज अ, नेशनल पेंशन सिस्टम एक कैसा सिस्टम है, कंट्रीब्यूटरी सिस्टम या नॉन कंट्रीब्यूटरी। तो इसका जो आंसर है कंट्रीब्यूटरी सिस्टम, बिकॉज इसमें रेलवे एम्प्लॉय का कुछ कंट्रीब्यूशन होता है और कुछ कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का होता है। आपको याद होगा कि जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो अभी 14% कर दिया गया है। ठीक है, और हमारा यानी रेलवे एम्प्लॉय का 10% कंट्रीब्यूशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, द कंट्रीब्यूशन पेबल बाय द एम्प्लॉय इन नेशनल सिस्टम इज, यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में एम्प्लॉय के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो मंथली बेसिस होता है या क्वार्टरली बेसिस होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मंथली बेसिस, बिकॉज हमारे हर मंथली सैलरी से वो कंट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा मंथली बेसिस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है कि द एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स नेशनल पेंशन सिस्टम इज, जो नेशनल पेंशन सिस्टम में जो एम्प्लॉयज़ का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, तो बेसिक पे का 10% प्लस डीए, यही नेशनल कंट्रीब्यूशन में एम्प्लॉय का है। जबकि गवर्नमेंट की ओर से आएगा अगला क्वेश्चन कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशंस अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम, वो तो एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन है नेशनल पेंशन सिस्टम में 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए, एंड एम्प्लॉयर्स यानी नियोक्ता यानी गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत कितना है, तो 14% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या कह लीजिए कि जो भी इफेक्टिव फ्रॉम कब हुआ, तो 1 जनवरी 2004 से जो कंट्रीब्यूटरी ए सिस्टम है जिसमें एम्प्लॉय का 10% बेसिक पे का प्लस डीए कंट्रीब्यूट किया जाता है, वाइल जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 14% है ना। तो अब बेसिक पे का प्लस डीए, तो ये कब से हुआ 14%, पहले 10% ही था गवर्नमेंट का ही, बट जो 14% वो किया गया वो 1 अप्रैल 2019 से किया गया। तो यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन हिट होता है कि नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत जो गवर्नमेंट की ओर से 14% बेसिक पे एंड डीए का जो किया गया वो कब से किया गया, तो 1 अप्रैल 2019 से किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एंड अगला जो क्वेश्चन है वो है कि PFRDA का फुल फॉर्म क्या होता है। PFRDA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कौन, पेंशन फंड, और एक होता है प्रोविडेंट फंड। तो ये प्रोविडेंट फंड के चक्कर में नहीं पड़ना। अब चूंकि मैं पेंशन के बारे में पढ़ रहा हूँ, पेंशन के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, राइट आंसर।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, जिसको CRA बोलता है, ठीक है, हाउ मेनी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी हैज़ और हैव बीन अपॉइंटेड बाय PFRD अंडर NPS। NPS के अंतर्गत NPS के अंतर्गत जो PFRDA के द्वारा जो अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, उसकी संख्या क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, जिसको कि NSDL बोला जाता है, ये तो है ही। दूसरा है कि 2 NSDL एंड MS कार्बिक कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, एंड 3 है जो NSDL MS कार्बिक कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड एंड LIC ऑफ इंडिया। तो देखिए LIC ऑफ इंडिया इसकी बात तो हो नहीं रही है, चूँकि पेंशन की बात है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2, एक NSDL एंड दूसरा MS कार्बी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, एक NSDL और एक कार्बी वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कहता है कि अंडर NPS which of the following banks has been designated as ट्रस्टी बैंक। ट्रस्टी बैंक के रूप में NPS के अंतर किस बैंक को रखा गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक्सिस बैंक। और ये कब से रखा गया? तो जनवरी 2021 से रखा गया, यानी जनवरी 2021 से NPS के अंतर्गत एक्सिस बैंक को ट्रस्टी बैंक के रूप में डेजिग्नेट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑन सुपरन्यूएशन अंडर NPS minimum what percentage shall be invested for annuity in IRDA regulated life insurance, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है कि आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं एन्यूटी के रूप में वो 40% ऑफ कॉर्पस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के टाइम में जो भी आपका सैलरी है उसका 40% ऑफ एन्यूटी के तौर पर, है ना, IRD जो रेगुलेट करता है लाइफ इंश्योरेंस के अंतर्गत, वो आप कर सकते हैं 40%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है कि इफ़ अ रेलवे सर्वेंट covered under NPS dies in Hamas, his or her spouse shall invest minimum blanks या how many कर सकते हैं for unity in IRDA regulated life insurance। तो इसका जो राइट आंसर है कि यदि कोई रेलवे एम्प्लॉय है और NPS के अंतर्गत आता है और वो अनफॉर्चुनेटली कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उसका जो स्पाउज होगी यानी वाइफ जो होगी वो मिनिमम कितनी प्रतिशत एन्यूटी के तौर पर IRD के अंतर्गत लाइफ इंश्योरेंस में कर सकती है? तो वो आंसर है 80% ऑफ द कॉर्पस एट द टाइम ऑफ डेथ। डेथ के टाइम जो भी कॉर्पस है, जो भी एम्यूलमेंट है, जो राशि मिलती है, उसका 80% उसके स्पाउज एन्यूटी के तौर पर रख सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ डेथ इन सर्विस ऑफ ए रेलवे सर्वेंट कवर्ड अंडर NPS पेंशन विल बी पेड टू द एलिजिबल फैमिली मेम्बर्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर। कह रहा है कि यदि कोई रेलवे एम्प्लॉय है और उसका डेथ हो जाता है और वो NPS के अंतर्गत पड़ता है, तो जो फैमिली पेंशन के लिए जो एलिजिबल होगा तो उसका क्रम क्या है? तो पहले तो स्पाउज होगी, दूसरा मदर ऑफ सब्सक्राइबर यानी जिसकी डेथ हुई उस स्पाउज नहीं है तो फिर उसकी मदर होगी, एंड फादर ऑफ सब्सक्राइबर यानी माँ नहीं है तो फिर फादर, यानी ये सब ये एक ऑर्डर है जिस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली फैमिली मेम्बर का हक मिलता है उन्हें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि स्टाफ कवर्ड अंडर NPS आर, जो स्टाफ NPS के अंतर्गत आते हैं वो एलिजिबल फॉर डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, नॉट एलिजिबल फॉर डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, एलिजिबल फॉर डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी ओनली इन केस ऑफ डेथ। नहीं, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एलिजिबल फॉर डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, यानी उन्हें रिटायरमेंट भी दिया जाएगा एंड ग्रेच्युटी साथ साथ में उसे दिया जाएगा यदि कोई रेलवे एम्प्लॉय NPS के अंतर्गत है तो, ठीक है। ठीक है, अंडर NPS पार्शियली विड्रॉल इज अलाउड आफ्टर ए मिनिमम सर्विस ऑफ। NPS के अंतर्गत कोई रेलवे एम्प्लॉय है
तो वो पार्शियल विड्रॉल कर सकता है कितने सर्विस होने के बाद। तो 3 साल की जब सर्विस हो जाएगी तो वो राशि को विड्रॉल कर सकता है। अब इसमें से एक क्वेश्चन यहाँ पर अपडेट किया गया कि कितने राशि को विड्रॉ कर सकता है। तो जितनी भी राशि है जमा उसका 25% वो 3 साल की सर्विस पर क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है, विड्रॉल कर सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है वो है कि मैक्सिमम हाउ मेनी टाइम्स पार्शियल विड्रॉल इज अलाउड अंडर एनपीएस। कोई एम्प्लॉय एनपीएस के अंडर है, एनपीएस में पढ़ता है, तो वो मैक्सिमम कितनी बार पार्शियल विड्रॉल कर सकता है। 5 टाइम्स, 3 टाइम्स, नो लिमिट, 10 टाइम्स। इसका जो राइट आंसर है वो है 3 टाइम्स, यानी 3 टाइम्स ऑफ 25% विड्रॉ कर सकते हैं यदि आप एनपीएस के अंदर आप हैं तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर कि व्हाट इज द मिनिमम गैप बिटवीन 2 पार्शियल विड्रॉल्स अंडर एनपीएस एक्सेप्ट इन केस ऑफ विड्रॉल ऑन मेडिकल ग्राउंड। मेडिकल ग्राउंड को यदि छोड़ दिया जाए तो जो मिनिमम जो दोनों के बीच में गैप होगा, यानी लेट सपोज आप 24 में 25% विड्रॉल कर लिए, तो अगला जो विड्रॉल होगा, बिकॉज 3 बार विड्रॉल कर सकते हैं, तो अगला जो विड्रॉल होगा वो कब आप करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो आफ्टर 5 ईयर्स यू मे बी एलिजिबल फॉर पार्शियल विड्रॉल अंडर एनपीएस। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 ईयर्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट पर्पस पार्शियल विड्रॉल इज अलाउड फ्रॉम एनपीएस। एनपीएस से पार्शियल विड्रॉल करने का पर्पस क्या हो सकता है। फॉर हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन और एडॉप्ट चाइल्ड। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है कि फॉर मैरिज ऑफ चिल्ड्रेन और एडॉप्टेड चाइल्ड। तीसरा जो ऑप्शन है वो है फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस और फ्लैट। तो ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो मैक्सिमम व्हाट अमाउंट मे बी विड्रॉ इन द फर्स्ट पार्शियल विड्रॉल अंडर एनपीएस। मैक्सिमम जो है अमाउंट, कितना अमाउंट फर्स्ट पार्शियल विड्रॉल में आप कर सकते हैं, तो वही हो गया जो भी आपका कंट्रीब्यूशन किया गया है अभी तक उसका 25% आप विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 20 कि इन द सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट पार्शियल विड्रॉल अंडर एनपीएस मैक्सिमम व्हाट अमाउंट इज अलाउड टू बी विड्रॉल। तो सीधा सीधी बात है कि 3 बार आप एनपीएस के अंतर्गत हैं तो 3 टाइम्स ऑफ पार्शियल विड्रॉल अंडर एनपीएस कर सकते हैं, जिसमें कितनों बार कीजिए आपको 25% करना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि 25% ऑफ द इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सब्सक्राइबर आफ्टर द डेट ऑफ फर्स्ट और नेक्स्ट सब्सिक्वेंट विड्रॉल। यानी 5 साल का गैपिंग और 3 बार वो 25% आप विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग एजेंसीज इज द रेगुलेटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर फॉर द नेशनल पेंशन सिस्टम। अभी हम लोग पढ़े थे पीएफआरडीए के बारे में। पीएफआरडीए ही नेशनल पेंशन सिस्टम को रेगुलेट करता है और एडमिनिस्ट्रेशन भी वही है, यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो राइट आंसर विल बी डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कहता है व्हेन अ रेलवे सर्वेंट कवर्ड अंडर एनपीएस सिस्टम is under suspension, the amount of contribution toward NPS for the period of dispensable will be। तो क्या है कि जब कोई रेलवे में वाला सस्पेंड हो जाता है तो उसके तरफ से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो राइट आंसर है नो कंट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 23
कि द यूनिक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जिसको प्रान बोलते हैं, है ना, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर अलॉटेड टू द मेंबर्स ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम हैज़ ब्लैंक्स डिजिट। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रान होता है, PRAN, यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, वो कितने डिजिट का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रान जो कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर है वो होता है 12 डिजिट का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 12 डिजिट। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 24 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर रिकॉर्ड एज पर पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशनल पेंशन सिस्टम। यानी नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है तो उसमें किसका काउंट किया जाएगा। तो बेसिक पे का यस, 30% पे एलिमेंट ऑफ रनिंग स्टाफ, ये भी सही है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस ऑफ डॉक्टर, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि जो नॉन सेफ्टी ग्रुप के जो एम्प्लॉय हैं तो उनका तो 10% प्लस बेसिक 10% ऑफ बेसिक पे प्लस DA, बट जो रनिंग स्टाफ है, फॉर एग्जांपल ट्रेन मैनेजर एंड लोको पायलट, दीज आर कॉल्ड रनिंग स्टाफ, तो उनका 30% पे एलिमेंट ऑफ रनिंग स्टाफ, एंड जो प्रैक्टिशनर जो डॉक्टर होते हैं रेलवे में, उनका जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस ऑफ फॉर डॉक्टर्स जो है वो सभी का NPS के अंतर्गत कंट्रीब्यूशन के रूप में काउंट किया जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस कुछ क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चन था जो कि NPS से जुड़ा हुआ था, पेंशन से जुड़ा हुआ था, है ना, नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई थिंक आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको कुछ और रिक्वायरमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए क्वेश्चन जरूर लाऊंगा। तो टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।